डॉक्टर्स आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। आज मैंने एक सीरीज स्टार्ट करने की सोची है कि मैं जो करंट अफेयर है, स्पेशली यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादातर जो मटेरियल है हमारा इंग्लिश में अवेलेबल होता है, और बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाते उन्हें क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या उठाना है, प्रीलिम्स के पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो और कितना कैसे पढ़ना है, इनसाइट्स को कैसे पढ़ें या विज़न को कैसे पढ़ें या दृष्टि को कैसे पढ़ें, बहुत सारी या वाजीराव को कैसे पढ़ें, तो ये बहुत वाजीराम वगैरह को कैसे पढ़ें, तो ये सारी जो कोचिंग सेंटर्स हैं इनकी जो मंथली कंपाइलेशन आती हैं, मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है कि मैं आपका प्रीलिम्स से पहले ये पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। हर मंथ का जो करंट अफेयर है एक एक मंथ का करके शुरू करते हैं। तो अभी मैं 2020 का करूँगा, उसके बाद फिर 2019 का करूँगा। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ 2020 के जनवरी मंथ से। तो हम स्पेशली हम इनसाइट्स पे फोकस करेंगे, लेकिन दूसरे भी जो करंट अफेयर हैं उन पे भी फोकस रहेगा हमारा। तो जो अगर हम इनसाइट्स के हिसाब से देखें तो उनकी जो पहली जनवरी 2020 का जो पहली हेडिंग देखेंगे GS1 का, तो वह है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, पूरे साउथ एशिया के जितने हिस्टोरियन थे उनके द्वारा, और इसमें 35,000 के अराउंड मेंबर्स हैं। और उसे क्या बोलते हैं, इसका जो सेशन होता है हर साल होता है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी इसका जो रिसेंट सेशन था वो केरला में हुआ था, केरला के कन्नूर शहर में, और ये इसका 80th सेशन था, मतलब 80वां सेशन था। और इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसका ओरिजिन 1935 में हुआ, और इसके भारत इतिहास संबोधक मंडल, और इसमें तो कुछ खैर आपको पढ़ना नहीं है ज़्यादा। केसी महेंडाले के सपोर्ट से इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। दूसरा जो टॉपिक है, अगर ये टॉपिक आप वैसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे तो आपको लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूं, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। दूसरा जो टॉपिक है वो गुरु गोबिंद सिंह जी का है। गुरु गोबिंद सिंह जी कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु थे सिख धर्म के, और इनकी अभी उसे क्या जनवरी 2 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जाती है। ये पटना में पैदा हुए थे, पटना बिहार में है, दिसंबर 22 1666 में पैदा हुए थे। और इन्होंने इनके जो पिताजी थे वो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी। उसके बाद ये 10वें गुरु बने थे। इन्होंने सिखिज़्म में बहुत सारे रिफॉर्म किए, बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी। 5K का कॉन्सेप्ट इन्हीं से निकल के आया। और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इन्होंने ही बोला था कि गुरु ग्रंथ साहिब आपके लास्ट गुरु रहेंगे, और ये रिलीजियस टेक्स्ट जो है सिखिज़्म के मानने वाले जितने लोग हैं उनके सुपुर्द कर दिया गया इनके द्वारा। इन्होंने मुग़लों के अगेंस्ट लड़ाइयाँ लड़ी। बैटल ऑफ मुक्तसर बहुत फेमस है, उनमें से 1705 में लड़ी गई थी, और 1708 में इनका असैसिनेशन हो गया था। बस इतना ध्यान रखने योग्य बातें हैं इसमें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल। इसमें आपको क्या पढ़ना है? अगर आप इनसाइट्स खोल के देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। बस अगर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कुछ ही चीज़ें जानने लायक हैं, जैसे कि कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल वही है, फसली त्यौहार। तो इसमें मकर संक्रांति आपका कर्नाटका में मनाया जाता है, मघा बिहू आपका असम में मनाया जाता है। बिहू एक्चुअली एक ट्राइब है जो असम में पाई जाती है, तो जिसके आगे बिहू लग जाए तो समझ लो 80% तो असम से होगा, 20% वो अरुणाचल और मणिपुर से भी हो सकता है, लेकिन 80% असम से होगा। तो जो मघा बिहू है वो असम में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी बोलते हैं। पोंगल साउथ इंडिया में बोला जाता है, माघी पंजाब में बोला जाता है, उत्तरायण जो है गुजरात में बोला जाता है, और उसे क्या बोलते हैं, इंडिया के बाहर भी ये त्यौहार मनाया जाता है। संक्रांत इसको बांग्लादेश में बोला जाता है, वहाँ पे पतंगबाजी लोग करते हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक है, बस इसमें इतना ही ध्यान देने योग्य है। और बेसिकली ये 14 जनवरी को पहले मनाया जाता था, 15 जनवरी को मनाया जाने लगा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है इसमें, जो माघे संक्रांति, नेपाल में इसको माघे संक्रांति बोलते हैं और कर्नाटका में मकर संक्रांति बोलते हैं। माघे संक्रांति अभी भी 14 जनवरी को ही मनाया जाता है नेपाल में।
अगला टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेज का। क्लासिकल लैंग्वेज हमारी रिसेंटली कंक्लूड 93rd एडिशन ऑफ द अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन रेजोल्यूशन वॉज फर्स्ट डिमांड इन द। अच्छा, मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया है अखिल भारतीय मराठी लैंग्वेज भाषा सम्मेलन के द्वारा। अभी तक हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं उस जिनको स्टेटस मिला हुआ है। पहली है तमिल, दूसरी है संस्कृत, तीसरी है कन्नड़, चौथी है तेलुगु, पांचवी मलयालम, छठी उड़िया। ये इतनी क्लासिकल लैंग्वेज अभी तक इनको मिला हुआ है। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर किसी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से लैंग्वेज बेस्ड इंस्टीट्यूशन वगैरह खोलने की परमिशन वगैरह मिल जाती है। अगला टॉपिक है भारत स्क्रिप्ट। भारत स्क्रिप्ट अभी स्क्रिप्ट होता है लिपि, मतलब लिखने का तरीका। तो भारतीय स्क्रिप्ट में अभी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। आईआईटी मद्रास के द्वारा कुछ 9 इंडियन लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट को मैच किया गया है। उस पर ये ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है इसमें। आगे का टॉपिक है नागार्धन एक्सकेवेशन फाइंडिंग ऑन वकाटका डायनेस्टी। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि नागार्धन कहाँ है, वकाटका डायनेस्टी क्या है और क्या मिला है, बस इतना ध्यान रखना है। ज़्यादा कुछ एकदम डीप में नहीं पढ़ना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पहला है वो है नागार्धन। नागार्धन आपका जो है नागपुर के आसपास, नागपुर एक शहर है, आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है नागपुर में। और क्या हुआ था, नागपुर में जो गुजरात में सूरत स्प्लिट हुआ था वो सेशन नागपुर में होने वाला था, लेकिन नागपुर में जो एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा पावरफुल थे इसलिए मॉडरेट जो थे उस सेशन को गुजरात ले गए थे। उसके बाद आपका सूरत स्प्लिट हो गया था। और नागपुर महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर के आसपास है। उसके इंदौर एमपी में आता है, नागपुर महाराष्ट्र में आता है। तो उसी के पास एक जगह है नागार्धन, वहाँ पे खुदाई हुई है। तो वकाटका डायनेस्टी की कुछ चीज़ें मिली हैं। उनमें वो उस टाइम की चीज़ें हैं जब क्वीन प्रभावती गुप्ता वहाँ पे क्वीन हुआ करती थी। तो ये ओवल शेप सीलिंग हैज़ बीन, एक सील मिली है ओवल शेप में जो कि बताया जा रहा है कि प्रभावती गुप्ता के टाइम पीरियड की थी। उनका नाम लिखा हुआ है इसमें, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उनका नाम लिखा हुआ है। ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या किस स्क्रिप्ट में उनका नाम लिखा है, ऐसा कभी पूछ सकते हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उनका नाम लिखा हुआ है। और इसमें क्या पढ़ने लायक है, हाँ, ये क्वीन प्रभावती गुप्ता जो थी, वकाटका रूलर वर नोन टू हैव फोर्स सेवरल मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ये गुप्ता डायनेस्टी जो थी नॉर्थ इंडिया की, उन्हीं से रिलेटेड हैं प्रभावती गुप्ता। इन्होंने शादी करी थी रुद्रसेना सेकंड से। इनको चीफ क्वीन का दर्जा दिया गया था। और वकाटका डायनेस्टी के बारे में आगे लिखा हुआ है, ये सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में इन्होंने राज किया था 3rd से 5th सेंचुरी के बीच में। और रूल्ड सदर्न एज मालवा और गुजरात तक इनका कब्जा था। तुंगभद्र वाले एरिया रिवर के आसपास भी इनका कब्जा था। दे वर मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसर ऑफ द सतवाहना इन द डेक्कन एंड कंटेम्प्रेरी विद द गुप्ता इन द नॉर्दर्न इंडिया। सतवाहना जो राजा थे, सतवाहना किंग के ये सक्सेसर बने, उनके बाद इन्होंने राज किया। और गुप्ता के कंटेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी मतलब साथ ही साथ गुप्ता एम्पायर चल रहा था, लेकिन इधर इनका राज था साउथ में। और ये शैवाइट रूलर थे। शैवाइट उनको बोलते हैं जो शिव जी को मानते हैं, और वैष्णवाइट वो होते हैं जो विष्णु भगवान को मानने वाले लोग होते हैं। जैसे वैष्णवाइट अगर गुप्ता एम्पायर में देखा जाए तो गुप्ता में ज़्यादातर वैष्णवाइट थे, समुद्रगुप्त वैष्णवाइट थे। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी प्रीलिम्स में। समुद्रगुप्त के एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है कि कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग समुद्रगुप्ता। उसमें पहला पॉइंट ये था कि जो इलाहाबाद पिलर है वो समुद्रगुप्ता के बारे में बात करता है। समुद्रगुप्त जो है वैष्णवाइट थे, उसमें दिया हुआ था शैवाइट थे, लेकिन वो गलत था ऑप्शन और सारे सही थे। तो ये वैष्णवाइट थे, ये विष्णु भगवान में विश्वास रखने वाले थे। लेकिन वकाटका डायनेस्टी जो थे वो शैवाइट थे। अब और क्या है, द रॉक कट बुद्धिस्ट विहारा एंड चैत्या ऑफ अजंता केव वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वकाटका एम्परर हरिसेना। हरिसेना एक वकाटका के डायनेस्टी के राजा थे। उनके ही अंडर में बुद्ध धर्म का विहारा और चैत्या जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अजंता की गुफा में बनाया गया है, उन्हीं के उसमें बनाया गया था। और एलिफेंट गॉड, हाथी देवता की पूजा करी जाती थी इनके टाइम पे। बस इतना जानने लायक है। अब अगला है टॉपिक इसके इनसाइट्स के अनुसार,
भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव क्या था? भीमा कोरेगांव एक बैटल लड़ा गया था 1818 में अंग्रेज़ों और मुग़लों के बीच। लेकिन इसमें क्या हुआ था, जो मराठा थे, सॉरी, अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच, जो मराठा थे, मराठा स्पेशली अंग्रेज़ों से जब लड़ रहे थे तो अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए उस टाइम पे जो भीमा कोरेगांव वाला क्षेत्र है, वहाँ का जो दलित समुदाय था, महर समुदाय, उस समुदाय ने अंग्रेज़ों की मदद करी थी। अंग्रेज़ों ने उसके बल पे ये युद्ध जीत लिया था। 1818 में ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये उसे क्या बोलते हैं, जनवरी 1 को माना जाता है कि जनवरी 1 को लड़ा गया था। तो वहाँ का जो दलित समुदाय था उसका मानना था कि हमने पेशवाओं को पहली बार हरा दिया और दलित समुदाय की पेशवा पे जीत हुई है। तो ये एक दलित सिंबल के तौर से देखा जाता है वहाँ पे। और ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 1 जनवरी को वहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा था, तो अभी कुछ दंगे वंगे भड़क गए थे, इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये उससे पहले भी एक बार न्यूज़ में रह चुका है। अगर हम देखें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम पे 1927 में 1 जनवरी 1927 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विजिटेड द मेमोरियल ऑफ लिस्ट कैरेक्टर ऑन द स्पॉट वेयर विच नेम ऑन द डेट ऑफ द इंक्लूडिंग में। हाँ, उससे क्या बोलते हैं, 1 जनवरी 1927 में भीमराव अम्बेडकर ने भी वहाँ पे विज़िट किया था भीमा कोरेगांव वाले एरिया में। तो उन्होंने भी सराहा था, बोला था कि जो लोग यहाँ पे लड़े महार थे और ये अनटचेबल थे, लेकिन इन्होंने पेशवाओं पे जीत हासिल करी। तो उस टाइम पे भी ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में रहा था। बस इतना जानने लायक है, उसमें कुछ ज़्यादा खास जानने लायक है नहीं। अब सावित्रीबाई फुले के बारे में अगला टॉपिक दे रखा है। सावित्रीबाई फुले जो थी, ये ज्योतिबा फुले की वाइफ थी और ये नया महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था जनवरी 3, 1831 को। और ये इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थी, जिन्होंने महिलाओं के विकास के लिए, महिला विकास प्राधिकरण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और ये अगेंस्ट थी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थी, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थी। ये पहली महिला थी जिन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशली एक कॉलेज खोला। ये पहली महिला थी जो जिन्होंने विडो रीमैरिज पे काम किया। और इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी खोला। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी कुछ समय पहले 2014 में इनका एक तो 3 जनवरी को जन्मदिन है, इसलिए जनवरी के उसमें है। लेकिन ये एक बार और 2014 में न्यूज़ में आई थी जब पुणे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। तो बस इतना पढ़ना है इनके बारे में। अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे अच्छा लगता है। ये है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन गवर्नर ऑफ बंगाल थे। इनकी मेन भूमिका 1905 में बंगाल विभाजन में रही। और ये यूजीसी एक्ट लेकर आए। लॉर्ड डलहौजी के सक्सेसर थे। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के बादशाह कहे जाते हैं, फाउंडर कहे जाते हैं। और इनके लॉर्ड कर्जन में मेन चीज़ें जो हुई, एक तो यूजीसी एक्ट आया, कॉलेजेस बनाए और यूनिवर्सिटी कमीशन इन्होंने सेटअप किया, कॉलेज बनाने की का प्रोविज़न किया इन्होंने। बंगाल का विभाजन इन्हीं में हुआ 1905 में। और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट भी बनाया गया, इन्होंने पूसा में बनाया, एक एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट बनाया गया। और इम्पीरियल कैडेट कॉप वॉज सेटअप, इम्पीरियल कैडेट कॉप वॉज सेटअप टू बिकेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंडियनाइजेशन ऑफ आर्मी लेटर। इन्होंने इम्पीरियल कैडेट कॉप बनाया जिसमें इंडियनाइजेशन ऑफ आर्मी कर रहे थे, कुछ इंडियंस को भी रिक्रूट करना शुरू करा गया इनके द्वारा। और एंशिएंट मोन्यूमेंट रिफॉर्म भी लेके आया, जो एंशिएंट चीज़ें थी उनमें कैसे बदलाव करना है, क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में भी इन्होंने बात करी। अब आगे हम देखते हैं तानाजी मालुसरे, बैटल ऑफ सिंगागढ़। तानाजी मालुसरे कौन थे? ये शिवाजी के सेनापति थे और इन्होंने जय सिंह के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। 1660 में एक लड़ाई हुई थी जो कि सिंगागढ़ में हुई थी। तो किस्सा ये था कि किले की लड़ाई थी पूरी। कंधाना एक जगह है, उस किले पे इनका कब्जा था, तो जय सिंह ने लड़ाई करके उस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में वो किला इन्होंने वापस ले लिया था जय सिंह से। एक्चुअली जय सिंह को बैकअप ब्रिटिश आर्मी ने दिया था और ये वीर गति को प्राप्त होते हैं उस युद्ध में।
लेकिन ये युद्ध बहुत बहादुरी से लड़ा गया था। इस वजह से ये जो सूबेदार तानाजी थे, तानाजी मालुसरे, इनके नाम पर ही उस किले का नाम सिंगागढ़ बाद में शिवाजी ने रख दिया था। तो बस ये अभी, और ये नाम रखा था एक्चुअली शिवाजी की मम्मी ने, उनका नाम जीजाबाई था। और ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि अभी एक मूवी आई थी तानाजी, तो उस वजह से थोड़ा न्यूज़ में रहे हैं। अब अगला हमारा पड़ाव है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो हैं ये 28 जनवरी को पैदा हुए थे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 155वीं। और इन्होंने बहुत सारे काम किए। स्वदेशी मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा, इनकी आर्य समाज में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। और जो आज हम डीएवी देखते हैं, डीएवी स्कूल सब कहीं हैं, फर्स्ट डीएवी इन्होंने बनाया। डीएवी की फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो कि लाहौर में इन्होंने सबसे पहले सेटअप किया। पंजाब नेशनल बैंक के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ये थे। और इंडियन होम रूल लीग की भी स्थापना इन्होंने न्यूयॉर्क में 1917 में करी। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे कोलकाता सेशन के दौरान। और ये महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन था, उसमें भी बहुत बड़े लीडर थे। 1928 में एक साइमन कमीशन इंडिया आया था, जो कि 1919 का जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसको एग्जामिन करने आना था 10 साल के बाद 1919 में। लेकिन वो 27-28 में 2 साल पहले ही आ गए थे। तो उसका विरोध इस वजह से भी हो रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण साइमन कमीशन के विरोध होने का ये था कि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो ये लाला लाजपत राय भी बहुत तगड़े देशभक्त थे, विरोध कर रहे थे, राष्ट्रवादी थे। तो पुलिस द्वारा इनको इतना मारा गया कि इनकी मौत हो जाती है और ये शहीद हो जाते हैं। तो ये थे लाला लाजपत राय। और हाँ, हिज थॉट ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी वर गिवन पोस्ट इंडिपेंडेंस बाय नेहरू एज अ यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी एक किताब लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने इनके थॉट्स के बारे में डिफ़ाइन किया है कि वो कितने अच्छे आदमी थे, पीपल्स। और गांधी जी के साथ उनके बहुत सारे आइडियाज़ मिलते थे। अब क्या है, अगला है कमीशन टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आर्टिकल 14 हमारा इक्वलिटी की बात करता है। और 340 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। उसको भी फिर से रिव्यू करने की बात करी जा रही है। और आगे क्या है, आगे का है टफर लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क का जो कानून है 2013 का, उसमें थोड़ा वो किया गया है, फेरबदल किया गया है। और इसमें क्या फेरबदल किया है, सेक्सुअल हरासमेंट एनी वन और मोर फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर कमिटेड डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन फिजिकल कॉन्टैक्ट, एडवांस सेक्सुअल the act down the procedure of the complaint and inquiry action to be taken that mandate that every employee consider internal। हाँ, इन्होंने नया क्या किया है, मैंडेट कर दिया है कि 10 लोगों की कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, स्पेशली जो बस यही काम करे, ऐसे मामलों को पे ध्यान रखे जो हैरेसमेंट से जुड़े हुए, स्पेशली फीमेल के वर्क प्लेस से। ये इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया है। और इट लेज डाउन द प्रोसीजर डिफाइन वेरियस एस्पेक्ट। और सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरीज भी इन्होंने कई सारी डिफ़ाइन कर दी है। और इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है, किसी भी एज के साथ अगर कोई हैरेसमेंट होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और कमेटी, इंटरनल कमेटी बनानी पड़ेगी। अगला टॉपिक है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़। अगर हम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ की बात करें तो उसमें बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान का मल्लापुरम नंबर 1 पे आया है। मल्लापुरम केरला में है। तो और ये निकाला किसने है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन एरियाज सर्वे बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये निकाला गया है। इसमें इंडिया का सबसे नंबर 1 जो है वो मल्लापुरम आया है। और दूसरे नंबर पे सुकियान है चाइना का, तीसरे नंबर पे कैंथो वियतनाम, चौथे नंबर पे फिर कोझिकोडे है इंडिया का। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि केरला के 2 शहर
टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में आ रहे हैं अर्बन में। 5वें नंबर पे अंबुजा नाइजीरिया का है, छठे पे सुजुआ चाइना का है, फिर शारजा यूएई है, फिर पुतियान चाइना है, फिर मस्कट ओमान है, दार ए सलाम तंजानिया है, फिर कोलम इंडिया का है, और वुहू वुहू अगर हम देखें वुहू चाइना का है, त्रिशूर इंडिया का है, या आउंदो कैमरून का है, और बातम इंडोनेशिया का है। और आगे क्या है पढ़ने लायक, टाइम टू केयर रिपोर्ट। हाँ, आगे जो है टाइम टू केयर रिपोर्ट निकाली गई है। टाइम टू केयर रिपोर्ट पब्लिश करी गई है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, और ये एलिविएशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी, ये पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कैसे गरीबी चल रही है उस पर फोकस करेगी। इसमें क्या मिला है, द नंबर ऑफ बिलियनरीज हैज़ डबल्ड इन द लास्ट डेकेड डिस्पाइट देयर कंबाइंड वेल्थ हैविंग डिक्लाइंड इन 2018। बिलियनरीज बढ़े गए हैं, जो खरबपति हैं उनकी संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उनका पूरा ओवरऑल अगर मिलाया जाए पैसा तो उसमें थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। वर्ल्ड्स रिचेस्ट 1% हैव मोर दैन ट्वाइस एज मच वेल्थ ऑफ 6.9 बिलियन पीपल। दुनिया के, आपको जान के हैरानी होगी, 1% लोगों के पास उतना पैसा है जितना पूरे वर्ल्ड के लोगों के पास, एल्स जितने लोग हैं उनके पास है। और इसमें है आपका कि फ्रॉम 2000, और इसमें वुमेन रिलेटेड ग्लोबली 42% ऑफ वर्किंग एज वुमेन आर आउटसाइड द पेड लेबर फोर्स compared with 6% of men due to unpaid care responsibility. The monetary value of unpaid care work globally for the woman aged 15 over at least 10.8 trillion annually, 3 times in size of the world's tech industry. 80% of domestic workers worldwide are women, and 90% of domestic workers have no access to social security such as maternity protection and benefits. जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उसमें 80% महिलाएं हैं, और उनमें से 90% डोमेस्टिक वर्कर को कोई भी सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एंड ऑल, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। अब आगे इनसाइट्स में अगर हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, ये अब हमारा GS1 का जो सिलेबस है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे कि GS2 जो हमारा जनरल स्टडी पार्ट 2 है उसमें क्या क्या है। GS2 में आपका ये गवर्नेंस एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, उसके बारे में ख़त्म करेंगे। आज हम पूरे जनवरी का जितना भी करंट अफेयर है उसको हम ख़त्म करेंगे इनसाइट्स और विज़न के अनुसार। सो देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका GS2 में आपका जो पहली हेडिंग दे रखी है ये है स्टेट कैन रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें आपका है कि पहले अब तक क्या था, जो सेंटर था वही रेगुलेट करता था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को। अभी एक फैसला आया है नया कोर्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग अब स्टेट भी रेगुलेट कर सकते हैं। इन एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट विच कुड have bearing on the running of the all government aided minority educational institution across the country, the Supreme Court has held that such institution cannot claim to have absolute right in deciding appointment of the teacher, and it can be regulated by the government to ensure excellence in imparting education. इससे पहले क्या था कि इसमें जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते थे, स्पेशली अगर एक केस आया था मदरसे को लेकर, तो इसमें जो टीचरों की भर्ती होती थी ये लोग अपने आप से ही करते थे। मतलब कुछ इनका प्रोविज़न खुद का इनका संगठन होता था, उससे ही कुछ इंटरनल वैकेंसीज होती थी, अपने आप से ये लोग टीचर की भर्ती करते थे। लेकिन अब नया फैसला आया है, वेस्ट बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट पास हुआ था 2008 में। तब भी ऐसे दीज ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय द कोर्ट वाइल अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द वेस्ट बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट, अंडर विच द सिलेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर इन द मदरसाज आर टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन। वेस्ट बंगाल मदरसा कमीशन एक्ट था 2008 का, उसके अनुसार ये इनके अकॉर्डिंग ही इनके इंस्टीट्यूशंस के जो वो होते हैं संघ वगैरह, इनके अकॉर्डिंग ही टीचर भरे जाएंगे। लेकिन अभी इट सेट असाइड कैलकाटा हाई कोर्ट वर्डिक्ट क्लियरिंग वेरियस प्रोविजन ऑफ द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो हमारा है माइनॉरिटी का, उसके अकॉर्डिंग ये जो है वायलेट करता है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 30 को
के अकॉर्डिंग ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 30 कहता है कि ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर चॉइस। सो अभी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला द एसेंस ऑफ आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इज टू इंश्योर equal treatment between the minority and majority institution. That rule and regulation would apply equally to majority institution as well as minority institution. तो 2008 में क्या हुआ, ये आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए कलकत्ता मदरसा एक्ट पास हुआ। तो उसके अनुसार कि स्टेट रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 30 ये कहता है कि कोई भी धर्म अपने अनुसार एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रेगुलेट कर सकता है। लेकिन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट इसमें हुई है उसमें आर्टिकल 30 के ही क्लॉज 1 के अनुसार इट एंश्योर्ड इक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड दैट रूल एंड रेगुलेशन वुड अप्लाई इक्वली टू द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन एज वेल। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 30 का क्लॉज 1 कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए राष्ट्र के द्वारा। तो उसके अनुसार टीचर अब जो भर्ती होगी मदरसा की, उसमें राज्य सरकार या सरकारों की भी दखलंदाजी होगी और सरकार खुद से ही उसको रेगुलेट कर सकती है। हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द माइनॉरिटी राइट्स। बस इसमें और क्या पढ़ना है, बस इसमें इतने। ए मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बट दे विल नॉट एंजॉय स्पेशल राइट अंडर आर्टिकल 31 क्लॉज ए। स्पेशल राइट एंजॉयड बाय द रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब 8 शेड्यूल, अगला टॉपिक है 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल जो है संविधान का, ये भाषाओं पे बात करता है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि टुलू एक द्राविडियन लैंग्वेज है, द्राविडियन मतलब साउथ की एक लैंग्वेज है जिसके स्पीकर जो है वो घटते जा रहे हैं। 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इन कासारगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। कासारगोड डिस्ट्रिक्ट जो कि कासारगोड डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली बोली जाती है। कासारगोड डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका और केरला बाउंड्री पे एक ऐसा शहर डिस्ट्रिक्ट है जिसको सप्त भाषा संगम भूमि भी बोला जाता है। यहाँ पे 7 भाषाएं बोली जाती हैं और तुलु एज वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन फैमिली। और इसमें क्या है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि तुलु जो है कहाँ की भाषा है। तो ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि कर्नाटका में स्पेशली बोली, कर्नाटका आंध्रा और केरला के बॉर्डर लाइन एरिया में बोली जाती है। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली वहाँ पे 7 भाषाएं बोली जाती हैं और इसको सप्त भाषा संगम के भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला का डिस्ट्रिक्ट है और इसमें और तो कुछ है नहीं ज़्यादा। आर्टिकल 29 हमारा जो है संविधान का, वो हमको अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। आर्टिकल 29 हमारे संविधान का कहता है कि अगर हमारी कोई ऐसी भाषा है जो हमारे रीजनल एरिया में बोली जाती है, कम लोग उसके स्पीकर हैं, तो उसको प्रिजर्व करने के पूरे अधिकार हमारे पास हैं। ये और 8 शेड्यूल के बारे में बात करें अगर, इसमें दिया हुआ है कि 8 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज पर द आर्टिकल 344 Clause 1 and 351 of the Indian Constitution. The 8th schedule includes the recognition of the following 22 languages. अभी तक 22 भाषाएं जोड़ी जा चुकी हैं ये 8th शेड्यूल में। अगला है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है कि द लास्ट जुडिशियल रिसोर्ट अवेलेबल टू नॉर्मली डिसाइडेड बाय द जज इन जैम इन ओनली रेयर केसेस द पिटीशन आर गिवन ओपन कोर्ट। ये जब फांसी की सज़ा हो जाती है उसके बाद एक क्यूरेटिव पिटीशन डालने का भी प्रोविज़न है हमारे संविधान में, तो उसी का है ये। अभी निर्भया वाला केस का फैसला आया तो उन सब से रिलेटेड ही रहा, ये न्यूज़ में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अ ह्यूमन राइट सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हमें। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखना है कि ये क्या होता है। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था पहले, लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी was previously a fundamental right under Article 31 of the Constitution, properly ceased to be fundamental right with 44th Constitutional Amendment Act in 1978। अभी जो है राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट में इसको आर्टिकल 300A में
जोड़ दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ कंसिडर्ड टू बी नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी राइट बट ऑल्सो अ ह्यूमन राइट। बस यही है, अभी इसे मानवाधिकार की श्रेणी में जोड़ दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी। सेंटर स्टेट डिस्प्यूट एंड आर्टिकल 131 केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू चैलेंज। अच्छा, आर्टिकल 131 हमें अधिकार देता है हर एक राज्य सरकार को कि वो सेंटर और के खिलाफ अगर कुछ नहीं हो रहा है तो रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो वही रिजोल्यूशन पास किया गया है आर्टिकल 131 के तहत सीएए के विरोध में केरला में। पावर ऑफ स्पीकर अंडर 10th शेड्यूल जो है स्पेशली एंटी डिफेक्शन लॉ पे काम करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है कि आर्टिकल 102 के तहत कोई भी एमपी अगर अपनी पार्टी के साथ कुछ के विरोध में जाता है तो व्हिप का इस्तेमाल कर कर उसको हटाया जा सकता है। एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून है स्पेशली इसको बोलते हैं। तो अगर आप पार्टी बदलने की कोशिश करते हो या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो या इनकैपेबल लगते हो, ऐसे कुछ उल्टे सीधे काम करते हो तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत निकाला जा सकता है। इसमें फाइनल जो डिसीजन होता है वो स्पीकर का होता है। इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है स्पीकर का लोकसभा में और चेयरमैन का राज्यसभा में क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी इसमें कि क्या इसको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसका एक शानदार एग्जांपल दिल्ली के 14 एमएलए जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते हुए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था तो उन्होंने चैलेंज किया था, बाद में वो निर्दोष पाए गए थे। 52वां संशोधन था, 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1985 में हुआ था। और तो कुछ नहीं है। According to it, a member of a house belonging to any political party became disqualified for being a member of the house if he voluntarily gives up the membership of the such party. He vote or abstain from voting in the house such contrary decisions political without obtaining prior permission of such party, such as an act not be condoned by the party within 15 days. An independent candidate join a political party and election. ये इसके जो मेन वो हैं डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया यही हैं, या तो पार्टी के खिलाफ जाता है या तो फिर वॉलंटरी अपना हटाई रेजिग्नेशन दे देता है, तभी ये डिस्क्वालीफाई माना जाता है। बस यही है। और आगे का क्या है हमारा, केरला बिकम द फर्स्ट। सतलज यमुना लिंक कनाल ये कई सालों से चल रहा है। अब अभी जो है सतलज यमुना लिंक कनाल की बात करी जा रही है। लिंक कनाल इसमें क्या है, एक्चुअली हिंदुस्तान की जितनी नदियां हैं उनको इंटरलिंक करने की बात करी जा रही है कि आपस में अगर जोड़ दी जाएंगी तो जो बाढ़ वाली समस्या है उनसे हमें काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि उसका फ्लो बहुत तेज़ आता है और पूरे बिहार को तबाह कर देती है वो। ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो कहीं कहीं का शोक बनी हुई हैं, जैसे दामोदर है, कोसी बिहार की है, घाघरा ईस्टर्न यूपी की है। तो ये सारी नदियां अगर एक दूसरे से इंटर कनेक्ट कर दी जाएंगी तो सपोज़ किसी नदी में बाढ़ आ रही है और एक साइड सूखा पड़ा हुआ है तो उसका पानी उधर हम डाइवर्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि बाढ़ से ऐसी आप और सूखे से दोनों से बचा जा सकेगा। तो इसके चलते ही सतलज और यमुना, सतलज जो कि पंजाब में है, यमुना जो कि उत्तराखंड और दिल्ली, उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली भी आई है। तो दिल्ली में यमुना है और सतलज पंजाब में है, तो इन दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो इसी के बारे में है ये, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। हाँ, अगला है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन इंटरनेट शटडाउन। सेक्शन 144 जब धारा 144 लगती है तो इंटरनेट को शटडाउन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। बस यही है। व्हाट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड व्हाई? नेशनल इन्वेस्टिगेशन छत्तीसगढ़ ये NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में है कुछ। तो इसमें क्या हुआ है, अभी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया है कि जो राज्य की सुरक्षा है, ये सुरक्षा राज्य का विषय है और NIA सेंट्रल की एजेंसी इसमें दखल अंदाजी कर रही है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन अमेंडमेंट एक्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करी जा रही है। 105 के तहत जो नेताओं को स्पेशल अधिकार मिलते हैं वही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है विधान परिषद, जो कि हर प्रदेश में नहीं है, 5-6 प्रदेशों में है।
आपका अभी 5 प्रदेशों में बची है। जम्मू एंड कश्मीर में भी थी, जो कि अब नहीं रहा, वो यूएन टेरिटरी बना दिया गया। बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर इनमें था। अभी क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए से न्यूज़ में था। और बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी में भी है। जम्मू एंड कश्मीर अभी यूटी बन गया है, तो उसका थोड़ा वैसे देखना पड़ेगा, और इसमें कुछ है नहीं। आर्टिकल 169 के तहत इसको क्रिएट किया जाता है। अगला है प्रेसिडेंट एड्रेस टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दोनों सदनों को एड्रेस किया। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 87 का क्लॉज 1 कहता है जो पहला सेशन होगा किसी भी सभा का, जैसे इलेक्शन जीत के आए, उसका जो पहला सेशन होगा उसको राष्ट्रपति प्रिसाइड करेगा। लोकसभा स्पीकर नहीं प्रिसाइड करता, उसको राष्ट्रपति प्रिसाइड करता है। ये आर्टिकल 87 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति को पावर दी जाती है। और आगे का क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। इसमें क्या है, अभी एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग 45% एमपीज़ लोकसभा में हमारी ऐसे हैं, इवन उससे ज़्यादा भी हैं, वो 45% के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर हीनियस क्राइम के केसेस हैं, जैसे रेप, मर्डर एंड ऑल। तो उसी के चलते ये बोला जा रहा है कि डिक्रिमिनलाइज करना है पॉलिटिक्स को। और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि करेंटली अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, लॉ मेकर कैन नॉट आउट सिलेक्शन ओनली आफ्टर देयर कन्विक्शन इन क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस अगर वो कन्विक्ट हो चुके हैं क्रिमिनल केस के, तो उन पे वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों पे आरोप लगता है, सिद्ध नहीं हो पाता, तो इस वजह से लोग इलेक्शन लड़ते रहते हैं। आगे तो कुछ है नहीं। हु इज़ स्टार कैंपेनर, ये न्यूज़ में इसलिए था, अभी आपने देखा होगा कि जो मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर जी थे, उन्होंने एक भाषण दिया था एक दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे, देश के गद्दारों को गोली मारो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसमें इन्होंने मतलब इन पे आरोप लगे थे, इनको बैन करा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि दंगे भड़काऊ भाषण है, ऐसा कुछ। तो स्टार कैंपेनर क्या होता है, स्टार कैंपेनर वो लोग होते हैं हर एक पार्टी में जो रिकग्नाइज पार्टी हैं, बड़ी पार्टी, उनमें 40 स्टार कैंपेनर होते हैं, और जो छोटी अनरिकग्नाइज पार्टी है उसमें 20 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। स्टार कैंपेनर समझ लो एक तरीके के सुपर स्टार, जो कि अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनको पार्टी के द्वारा बना दिया जाता है। अगला जो है शैमलेट लैंड पे बात करता है। शैमलेट लैंड क्या होता है, ये शैमलेट लैंड ये पंजाब में हुआ करता था। सरकारी ज़मीन थी जो कि ठेके पे दी जाती थी खेती किसानी करने के लिए। लेकिन अब क्या, एंड पंजाब में क्या होता है एक्चुअली, पहले इनके पंचायतों के पास खेती बाड़ी करने के लिए जो ज़मीन होती थी, अब उसको पंजाब गवर्नमेंट ने बेचने का प्लान किया है कि उसको सेल कर देंगे एमएसएमई सेक्टर को, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, जो बिजनेस लघु उद्योग वाले हैं उनको बेच दी जाएगी। तो इसीलिए न्यूज़ में है। और फिर है एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई शख्स जो यहाँ इंडियन था, उसकी यहाँ प्रॉपर्टी थी, फिर उसने यहाँ की नागरिकता छोड़ दी और पाकिस्तान या चाइना जैसे देशों की जो हमारे दुश्मन देश माने जाते हैं उनकी नागरिकता ले ली, तो यहाँ जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो एनिमी प्रॉपर्टी के तहत आएगी। अगला है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ करा गया है, और इसमें जो टॉप की कंट्री हैं वो डेनमार्क है, ऑब्वियसली बात है, वही रहते हैं सारे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। और जो सबसे वर्स्ट कंट्रीज़ हैं उसमें आ रहा है आपका वेनेजुएला, यमन, सीरिया, साउथ सूडान, सोमालिया, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री हैं। और it ranks 180 countries and territories by their perceived level of public sector corruption according to expert and business people। 180 देशों को इन्होंने इसमें लिया था, जिन पे इन्होंने इंडेक्स निकाला है। अगर हम इंडिया की बात करें, इवन इन डेमोक्रेसी सच एज ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, अनफेयर एंड ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन मेकिंग एंड लॉबिंग बाय पावरफुल कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ग्रुप्स
रिजल्ट इन स्टैग्नेशन और डिक्लाइन कंट्रोल ऑफ करप्शन। और क्या है आपका, डेनमार्क का इन्होंने, इंडिया जो है 80th पोजीशन पे बरकरार है 41 स्कोर के साथ, और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 120वें नंबर पे है। इंडिया ने चाइना, बेनिन, घाना और मोरक्को के साथ अपनी रैंक शेयर करी है। बस इतना ही है। फिर अगला टॉपिक है भुवन पंचायत। भुवन पंचायत एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट बाय डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग अपडेट प्रोजेक्ट फॉर बेटर। इसका एम जो है फॉर बेटर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग हो सके, इनका एम है। द वर्जन of the portal will provide database visualization and service for the benefit of the panchayat member among the targeted alliances, the public, RRI। इसरो के इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने लायक नहीं है। आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि भुवन पंचायत एक पोर्टल है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये गुड गवर्नेंस और वगैरह पे फोकस करेगा, और ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग वगैरह के लिए लॉन्च किया गया है बेसिकली। अग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक। हाँ, अगला जो हॉट टॉपिक है वो है काला पानी टेरिटरी। काला पानी एक जगह है उत्तराखंड का बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, उसी से जुड़ा हुआ नेपाल का बॉर्डर, वहाँ पे एक जगह है काला पानी। तो उसकी अभी एक इंडिया ने मैप निकाला था, तो उसमें काला पानी को इन द लेटेस्ट मैप ऑफ इंडिया इंक्लूडेड काला पानी इनटू द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इंडिया के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को का जो मैप में इंक्लूड कर दिया गया था इंडियन मैप के द्वारा। उसका विरोध नेपाल गवर्नमेंट कर रही थी। तो ये काला पानी का जो बवाल है वो सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली एक जगह है बिहार में। अंग्रेज़ों और नेपाल के लोगों के बीच में एक लड़ाई हुई थी। तो वो लड़ाई बेसिकली इसलिए थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो व्यापार करना चाहते थे तिब्बत से। काला पानी रास्ते में पड़ता था और नेपाल में उनका राज नहीं था, तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने रास्ता ढूंढने के लिए लड़ाई करी थी नेपाल की आर्मी से। नेपाल की आर्मी को हरा दिया था इन्होंने, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने। तो एक सुगौली की संधि साइन हुई थी। उसके अनुसार जो काली नदी है उसके एक साइड नेपाल एक साइड इंडिया, ऐसा बोला गया था। और उसी जगह पे है काला पानी नाम की जगह। लेकिन डिस्प्यूट ये है, ये कई सालों से डिस्प्यूट है। इंडिया भी मानता है इस बात को कि हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, लेकिन नेपाल अभी गलत हरकतें कर रहा है। उसमें चाइना और दूसरी शक्तियों का जो इन्फ्लुएंस है, उनके प्रेशर में आके ऐसे डिसीजन ले रहा है, इंडिया को ब्लेम कर रहा है। तो इसमें मेन डिस्प्यूट जो था, जो काली नदी है हमारी, उसकी कई सारी ट्राइब्यूटरीज़ हैं। तो सपोज़ ये 4 ट्राइब्यूटरी हैं काली नदी की, फिर ये आके मिल के एक काली नदी बनाते हैं। तो इंडिया, सपोज़ ये इंडिया है, ये नेपाल है, तो ऊपर वाला इंडिया हो गया, ये नेपाल हो गया। मान लो 4 ट्राइब्यूटरी हैं काली नदी की। तो और सगौली की संधि क्या कहती है कि काली नदी के इस साइड इंडिया, इस साइड नेपाल। नेपाली बोलते हैं कि नहीं, काली नदी ये वाली है, जिसके अनुसार नेपाल, सॉरी, काली नदी ये वाली है, नीचे आपका इंडिया है, ऊपर नेपाल है। नेपाल वाले कहते हैं कि ये वाली जो काली नदी है, इसके इधर ही इंडिया है, इधर पूरा नेपाल है। और इंडिया का कहना है ये कोई भी जैसे इंडिया ने बोला कि ये नदी जो है ये काली नदी है, इसके नीचे इधर इंडिया है, इधर नेपाल है। बट नेपाली जो हैं पूरा ही मान रहे हैं, लास्ट वाली समझ में आ गया ना। तो ऐसे बोल रहे हैं। तो यही है, थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। और ये अभी इसी को लेकर नेपाल भी विरोध कर रहा है। और तो ये इसमें याद रखने लायक यही है कि 1816 में सगौली की संधि किस लिए हुई थी? काला पानी टेरिटरी की वजह से हुई थी। ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ वाले एरिया जो है उत्तराखंड का, वहाँ पाया जाता है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। इंडिया पाकिस्तान फेज दिस रिपोर्ट।
अगला टॉपिक रोहिंग्या से रिलेटेड है। रोहिंग्या में जीनोसाइड जो हुआ, आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसमें फैसला दिया है। रोहिंग्या कम्युनिटी एक मुस्लिम कम्युनिटी का पार्ट है, जो कि जिनका जो जीनोसाइडल इंसिडेंट हुआ था म्यांमार के द्वारा किया गया था, म्यांमार पे आरोप लग रहे हैं। तो रखाइन एक स्टेट है म्यांमार का, वहाँ से ये लोग भाग कर आए हैं, अभी बांग्लादेश में हैं। बहुत सारे इंडिया में भी रोहिंग्या कैंप्स हैं। तो वही है। और तो क्या है, हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव अगला है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि हॉर्मुज जो है स्ट्रेट वो है कहाँ। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो आपका मिलेगा पर्शियन गल्फ में। ईरान पे इसका पूरा कब्जा है। और एक चोक पॉइंट है एक्चुअली पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया है। अगर वहाँ पे कोई वैसी पावर आ जाती है चाइना टाइप, तो एकदम चोक कर देगा बिजनेस, तो पूरा बिजनेस भी ठप हो सकता है इसकी वजह से। और इसमें कुछ नहीं है। हाँ, बिटिया एक अगला जो टॉपिक है वो बिटिया है। बिटिया है इंडिया यूरोपियन यूनियन बोर्ड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करता है यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे भारत देश की। अगला है मिशन कसीम सुलेमानी किलिंग। ये वही हैं कसीम सुलेमानी, ईरान के वो थे आर्मी पर्सन, उनको यूएस ने मार गिराया। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत देश के फादर ऑफ नेशन 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। सिख इन यूएस टू बी काउंटेड एज सिख धर्म के लोग यूएस में एक सेपरेट एथनिक ग्रुप के रूप में काउंट माने जाएंगे। यूएस इम्पोज बर्थ टूरिज्म रूल्स। ओस्लो अकॉर्ड। अगला है कि यूएस इम्पोज न्यू बर्थ टूरिज्म वीज़ा रूल्स फॉर द प्रेग्नेंट वूमन। इसमें क्या है एक्चुअली, यूएस की धरती पे जो पैदा हुआ, यूएस में जो सिटीजन सिस्टम है वो बाय बर्थ वाला है। तो यूएस की धरती पे जो भी पैदा होगा वहाँ का सिटीज़न माना जाएगा, ये यूएसए का रूल कहता है। तो बहुत सारे लोग एशियन कंट्रीज़ के, मैक्सिकन, आपके अमेरिकन, मैक्सिकन, साउथ अमेरिकन, एशियन, इंडियन, चाइनीज़, इन सब पे आरोप लगाता है अमेरिका कि ये लोग अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट बनकर, बच्चा यहाँ पैदा करते हैं, फिर बच्चे के बहाने से खुद भी वहीं के होकर रह जाते हैं। इससे अमेरिका का बड़ा घाटा हो रहा है, ट्रम्प साहब का कहना है। तो इसलिए ये अब उसमें रूल्स फेरबदल करने की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर आपको लिखित में देना होगा अगर कोई प्रेग्नेंट है उसके वीज़ा के लिए कि वो कितने दिन तक रुकेगा और क्यों रुकेगा, ऐसे करके। ओस्लो अकॉर्ड अगला है। ओस्लो अकॉर्ड, इसमें बस यही क्वेश्चन आ सकता है ओस्लो अकॉर्ड कहाँ से रिलेटेड है। तो ये मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया का जो पोर्शन है उसमें शांति समझौता है एक तरीके का, और जो कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में होना था, वही ट्रम्प साहब इसमें अपनी अहम भूमिका निभाना चाह रहे थे। अगला क्या है, एट वंडर्स ऑफ एससीओ। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 वंडर में अभी इंडिया की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। इसमें क्या है, इसमें ये मैं सोचना कि ताजमहल था, अब ये क्यों हो गया। इसमें नाम देना होता है कि आप नाम, हिंदुस्तान से नाम मांगा गया था कि आप वंडर में क्या शामिल करवाना चाहते हो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने नाम दिया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, जो कि अहमदाबाद में बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है,
और जो कि बहुत अच्छे लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, और जिन्होंने फर्स्ट हम देश को यूनाइट करने में बहुत बड़ी जिनकी भूमिका थी। जेवीपी कमेटी के मेन वही थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, तभी सीतारमैया की कमेटी बनी थी, जेवीपी कमेटी, पूरे कंट्री को यूनाइट करने की। तीन स्टेट्स को यूनाइट करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है हिंदुस्तान में मिलाने के लिए। एक तो जूनागढ़ जो कि रेफरेंडम से कराया गया था, और एक आपका हैदराबाद जो कि पुलिस फोर्स की मदद से कराया गया था, और तीसरा आपका JNK जो कि एनेक्सेशन से कराया गया था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन से कराया गया था। तो इन तीन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से कराया गया था, तो इन तीनों को की जो भूमिका है, मेन भूमिका सरदार पटेल साहब की रही थी, इसलिए इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और 31 अक्टूबर को ये पैदा हुए थे, इस वजह से 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला टॉपिक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है आपका एक इंडेक्स निकालता है कि किस देश का सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। जापान टॉप पे बना हुआ है लगातार 3 सालों से। 191 देशों की रैंकिंग आई थी। इंडिया 84वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। और क्या है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी। अगला टॉपिक UN कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, अगला है डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 रिलीज़ हो चुका है। इसमें 165 इंडिपेंडेंट स्टेट काउंट करे गए हैं। ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ करा गया है। और इसके जो किस बेस पे रिलीज़ किया गया है, उसके 5 पॉइंट हैं। सिविल लिबर्टी, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड पॉपुलरिज्म, प्लूरलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर, ये 5 पॉइंट हैं जिन पे बेस्ड है। और इंडिया 10 प्लेस नीचे गिर गया है, बड़े दुख की बात है। अब हम 55वें नंबर पे आ गए हैं, जबकि हमें नंबर 1 पे होना चाहिए, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज़ अमेरिका। बस यही याद रखना है इसमें किसके द्वारा निकाला गया है। निकाला गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और इंडिया की रैंकिंग क्या है ये याद रखना है। और इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, ये याद रखना है, बस और कुछ नहीं है। व्हाट मेक्स WHO डिक्लेयर दिस इज आवर पब्लिक हेल्थ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। और आगे क्या है? हाँ, आगे हम GS3 शुरू करेंगे। GS